लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। यूपी एसटीएफ ने कोरियन युग प्रतिबंधित कफ सिरप के इंटरनेशनल तस्करी गैंग का बड़ा खुलासा किया है। विरोधी कफ सिरप कांड के तार धनंजय सिंह से जोड़ रहे हैं। हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इसमें। बाहुबली धनंजय सिंह उसी अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई कहते एक वीडियो में नजर आते हैं। ओडी ओएम है ये, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आपके घर में, शायद भारत के हर घर में एक छोटी सी शीशी रखी मिल जाएगी। खांसी की दवा फेंसिडिल। सर्दियों में जब सीना जकड़ जाता है तो ये एक लाइफ सेवर की तरह काम आती है। लेकिन ये शीशी, ये लाल रंग का गाढ़ा लिक्विड असल में कुछ लोगों के लिए लिक्विड गोल्ड है, नशे का धंधा है। इस दवा के जरिए उन्होंने खड़ा कर लिया 2000 करोड़ का एक ऐसा बिजनेस जो कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग बेचने वालों से कम नहीं है। बिल्कुल मैक्सिको के नामी ड्रग कार्टेल जैसा। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसमें नाम आया है यूपी के सबसे नामी बाहुबली में से एक बाहुबली का। उस बाहुबली का जिसका रौला ही कुछ और होता है। वो जब चलते हैं तो उनके पीछे पुलिस का काफिला चलता है, और उस बाहुबली के साथ साथ यूपी पुलिस के एसटीएफ के लोगों का भी इस पूरे कार्टेल में नाम आया है। ये कहानी सिर्फ नशा करने वालों की नहीं है, ये कहानी हमारे सिस्टम की नाकामी की है। ये कहानी उन घोस्ट कंपनीज की है जो सरकारी कागजों पर तो सांस ले रही है, लेकिन जमीन पर उसका कोई नामो निशान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी जाकर टकराती है उत्तर प्रदेश के सबसे विवादित सत्ता के गलियारों से। आखिर एक कफ सिरप रैकेट में यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम कैसे आया? क्या है उनका इस पूरे मामले से कनेक्शन? क्यों समाजवादी पार्टी चीख चीख कर इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्लान कह रही है? हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। और कैसे हमारी रक्षा करने वाले एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के पुराने सिपाही इस जहर के सबसे बड़े सौदागर बन गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट, और आज हम डिकोड करेंगे कफ सिरप कार्टेल की पूरी कहानी। आज हम पर्दा उठाएंगे उस सिंडिकेट से जिसने अक्टूबर 2025 में पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। इसलिए अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी जो है ना, आपको अंदर तक हिला देगी। उस मंजर की आप एक बार कल्पना कीजिए। तारीख थी 18 अक्टूबर 2025। त्योहार का मौसम था, दिवाली बस आने ही वाली थी। जगह सोनभद्र, यूपी का वो इलाका जो अपने पहाड़ों, जंगलों और बॉर्डर्स के लिए जाना जाता है, जहां 4 राज्यों की सीमाएं मिलती है। स्मगलर्स के लिए यह जगह स्वर्ग जैसा है और पुलिस के लिए बुरा सपना। दिवाली के समय पुलिस की चेकिंग बढ़ जाती है, इसलिए नहीं कि वो हर दिन ड्रग्स खोज रहे होते हैं, बल्कि अक्सर त्योहारों पर गिफ्ट्स, कैश और अवैध शराब पकड़े जाने के लिए नाकाबंदी सख्त होती है। रॉबर्ट्सगंज पुलिस स्टेशन की टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी अंधेरे से एक ट्रक आता है। नंबर प्लेट यूपी की नहीं थी, गाड़ी त्रिपुरा की तरफ जाने वाली लग रही थी। पुलिस ने हाथ दिया, ट्रक रुका। ट्रक ड्राइवर का नाम था हेमंत पाल। अब यहां गौर कीजिए, ड्राइवर की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। जब पुलिस ने कड़क आवाज में पूछा, अंदर क्या है, हेमंत ने बड़े मासूमियत से कहा, साहब नमकीन के पैकेट हैं, दिवाली का स्टॉक जा रहा है। कागज दिखाए गए, बिल्कुल पक्के थे, जीएसटी पेड थे, ई-वे बिल भी जनरेटेड थे। बिल पर साफ लिखा था नमकीन, चिप्स, बिस्किट का लॉट जा रहा है। लेकिन एक एक्सपीरियंस पुलिस वाले की नाक कभी धोखा नहीं खाती। जब ट्रक का पिछला दरवाजा खुला तो वाकई में वहां नमकीन के डिब्बे ही थे। लेकिन जब उन डिब्बों वाले पर्दे को हटाया गया तो अंदर नमकीन नहीं था, अंदर थी फेंसिडिल। एक नहीं, दो नहीं, 1,19,000 बोतलें। बाजार में इन लाख से ऊपर बोतलों की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए होती। पुलिस हैरान थी, एक ट्रक में इतनी बड़ी खेप। पुलिस ने ड्राइवर हेमंत पाल और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस वक्त पुलिस को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक ट्रक नहीं पकड़ा है, उन्होंने गलती से मधुमक्खी के उस छत्ते में हाथ डाल दिया है जिसकी रानी मक्खी दुबई में बैठी है और जिसके पहरेदार शायद खुद
सिस्टम के अंदर ही बैठे हैं। शुरुआती पूछताछ में ड्राइवरों ने वही रटी रटाई कहानी सुनाई। साहब हमें पता नहीं था, हम तो बस ड्राइवरी करते हैं, सेठ जी ने जो लदवाया हम लेकर चले आए। पर सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा एक तेज तर्रार अफसर हैं। उन्होंने नोटिस किया कि ये बिल, ये कागज, ये कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। उन्होंने सोचा कि अगर ये दवा कानूनी है, लीगल है, तो इसे नमकीन के पैकेट के पीछे छिपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और भला कोई दुकानदार, कोई मतलब आप समझिए बड़े से बड़े एजेंसी वाला ही हो, वो 1,19,000 बोतलें क्यों मंगवाएगा। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। और जैसे जैसे पढ़ते खुली पता चला कि यह दवा अस्पतालों के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए बांग्लादेश और बिहार भेजी जा रही है। इस एक ट्रक ने पूरे 2000 करोड़ के साम्राज्य की नींव हिला दी। अब जब इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई तो इसके पीछे किसी का बड़ा नुकसान भी हुआ होगा। तो देखिए होता क्या है ना, हर क्राइम थ्रिलर में एक विलेन होता है, एक ऐसा दिमाग जो पर्दे के पीछे रहकर कठपुतलियां नचाता है। और इस क्राइम की कहानी का मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल। कौन है ये शुभम जायसवाल? ये कोई डकैत नहीं था, किसी गैंगस्टर परिवार से नहीं था। वाराणसी भोले की नगरी का एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चलाने वाला आदमी, एक आम दुकानदार। लेकिन जब कोविड आया तो लॉकडाउन में सब कुछ बदल गया। जब दुनिया बंद थी, लोग घरों में कैद थे, तब शुभम जायसवाल ने आपदा में अवसर देखा। उन्होंने देखा कि लोग कोडीन के लिए तड़प रहे हैं। उसने सोचा दवा बेचकर लाखों कमाऊंगा, पर दवा को नशा बनाकर बेचूंगा तो करोड़ों कमाऊंगा। लेकिन चुनौती बड़ी थी। कफ सिरप, खास तौर पर कोडीन वाली, एक शेड्यूल एच ड्रग है। मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए गए पर्ची के बिना ये दवा मिलती नहीं है बाजार में। दवा बनाने वाली कंपनियां जैसे कि एबॉट इंडिया सिर्फ लाइसेंस वाले डिस्ट्रीब्यूटर को ही ये दवा सप्लाई करती है। तो शुभम ने सिस्टम को कैसे हैक किया, कैसे उसके पास इतने लाखों के नंबर्स में ये बोतल पहुंचे। अब यही एंट्री होती है घोस्ट प्रोपराइटर की, यानी भूतिया मालिकों की। मतलब वो मालिक जो कागज पर तो है लेकिन असल जिंदगी में है ही नहीं। और ये काम करने के लिए सिंडिकेट के लोगों ने गरीब लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। पेंटर, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, जिसके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि सोनभद्र का एक पेंटर है जिसे शुभम के आदमियों ने पकड़ लिया और कहा, भाई हम तेरे नाम पर एक लाइसेंस लेंगे, तुझे कुछ करना ही नहीं है, बस साइन कर दे, तुझे महीने के 30 से 35 हजार रुपया मिल जाएंगे। सोचिए, एक पेंटर जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये हो, यानी वो मुश्किल से 15,000 रुपये महीने की कमा लेगा, उसके लिए 35,000 की एक मुश्त सैलरी कितनी बड़ी होगी। उसने साइन कर दिया। उसके नाम पर एक फर्जी फर्म बन गई जैसे कि सैली ट्रेडर्स, और ऐसे ही कई और कंपनियां बनी। फिर उस फर्म के नाम पर ड्रग लाइसेंस लिया गया और उस लाइसेंस पर एबॉट इंडिया से 79 लाख बोतलें खरीदे गई। 79 लाख बोतल। कागजों पर तो ये बोतलें उस पेंटर की दुकान पर गई, पर हकीकत में वो दुकान कभी खुली ही नहीं। वो वेरीफाइड पता एक बंद शटर था जिस पर धूल जमी थी, जो सालों से कभी खुला ही नहीं था। इन 89 लाख बोतलों में से 84 लाख बोतलें गायब हो गई। ये हवा में नहीं गई, ये गई ब्लैक मार्केट में, जहां एक बोतल की कीमत 100 रुपये थी, वहां बिहार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये 500 से 600 रुपये में बिकने लगी। सीधे सीधे 500 से 600% का मुनाफा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था ये लिक्विड गोल्ड है। शुभम जायसवाल ने वाराणसी से शुरू किया इस धंधे को, लेकिन जैसे जैसे अंधा पैसा आया वो शिफ्ट हो गया दुबई। क्यों? क्योंकि भारत की पुलिस वहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकती। वहां बैठकर वो फेस टाइम और जिंग जैसे एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए अपना ये पूरा साम्राज्य चला रहा है। वो वहां बैठकर कैमरे से हुक्म देता है और यहां गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी के गोदामों में ट्रक लोड होते हैं। चावल की बोरिया के बीच, चूने के पाउडर के बीच, नमकीन के पीछे ये जहर छिपाया जाता है। अब तक आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक ड्रग स्मगलिंग का केस है जो नशे के काले धंधे को फैलाने के लिए किया जा रहा है, उससे पैसों की उगाही के लिए किया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस कहानी में ऑप्शन बी भी है, यानी कहानी का राजनीतिक मोड़ यहां से शुरू होता है। एक क्रिमिनल सिंडिकेट इतना बड़ा नहीं बन सकता जब तक कि उसे प्रोटेक्शन ना मिले। और ये प्रोटेक्शन कौन देता है? कभी सिस्टम, कभी वर्दी और कभी राजनीति। जाहिर सी बात है शुभम जायसवाल अकेला नहीं था, तो उसके दाएं और बाएं हाथ कौन थे? ये जानकर आपके
होश उड़ जाएंगे। इस सिंडिकेट के ऑपरेशन हेड थे अमित सिंह टाटा और आलोक प्रताप सिंह। ये कोई मामूली गुंडे नहीं थे, ये एक्स एसटीएफ के सिपाही थे। एसटीएफ वो फोर्स जिसका काम माफिया को खत्म करना होता है। जब यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का कहर बरसने लगा था, तब एसटीएफ बना था और श्री प्रकाश शुक्ला को गन डाउन किया गया था। अब यहां एसटीएफ के सिपाही आप देख लीजिए कि किस मामलों में फंस रहे हैं। तो अमित और आलोक वहीं से आए थे, यानी कि एसटीएफ से। उन्हें पता था कि पुलिस कैसे सोचती है, नाकाबंदी कहां होती है, सर्विलेंस से कैसे बचना है। आपको एक बात बता दूं कि इन्हें गलत आचरण के चलते ही नौकरी से बर्खास्त किया गया था, लेकिन इनका नेटवर्क आज भी एक्टिव था। आलोक प्रताप सिंह, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही वो कड़ी है जो इस ड्रग रैकेट को यूपी की राजनीति के बाहुबली से जोड़ती है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होती है। इस तस्वीरों में आलोक प्रताप सिंह पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ दिखाई देते हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के वो कद्दावर नेता है जिनका नाम ही हेडलाइन बनाने के लिए काफी है। जांच करने वालों ने नोटिस किया कि आलोक और धनंजय की गाड़ियों के नंबर प्लेट मैचिंग है, एकदम मिलते जुलते हैं। खबरें आई कि दोनों के घर आसपास हैं, एक बर्खास्त सिपाही और एक प्रभावशाली नेता। आखिर कनेक्शन क्या है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यह ठाकुर माफिया का खेल है। आरोप लगा चूंकि धनंजय सिंह सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी के करीब आते दिख रहे हैं या उनका प्रभाव है, इसलिए प्रशासन उन पर हाथ डालने से डर रहा है। सपा ने इसे एक जिला एक माफिया योजना कहकर तंज कसा। धीरे धीरे यह नैरेटिव बन गया प्रोटेक्शन वर्सेज प्रोसिक्यूशन का। हालांकि अभी तक इस केस के एफआईआर में धनंजय सिंह का नाम डायरेक्ट एक्यूज्ड के तौर पर नहीं आया है। धनंजय सिंह ने खुद ही सामने आकर सीबीआई जांच की मांग भी की है। उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन सवाल तो उठेंगे जब आपके करीबी लोग, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग, जिसे आप अपना भाई भी कहते हो, जिसके साथ आप हर मीटिंग में हो, सड़क पे घूम रहे हो, वो अगर 2000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट के मेन ऑपरेटर निकले, तो क्या आप उससे पूरी तरह से अनजान हो सकते हैं? या तो ये इग्नोरेंस है या फिर कंप्लिसिटी। बाकी जनता तो सब देख ही रही है और सवाल उठ रहे हैं और वाद विवाद भी चल रहा है। पूरा माहौल गर्मा गया था कुछ दिन पहले और उसके पीछे की कहानी यही थी, ये 2000 करोड़ का ड्रग सिंडिकेट। जौनपुर से लेकर लखनऊ तक ये चर्चा गर्व है। क्या आलोक प्रताप सिंह सिर्फ एक प्यादा है या वो किसी बड़े वजीर का खास आदमी है? अब यहाँ राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक और संस्था है जो आज कटघरे में खड़ी है, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। सोचिए ना, एक पेंटर के नाम पर लाइसेंस जारी हो गया, इंस्पेक्टर ने जाके वेरीफाई भी किया होगा ना, दुकान की फोटो खींची होगी, रिपोर्ट भी लगाई होगी, क्योंकि इन सब चीजों के बिना तो किसी को लाइसेंस मिलता नहीं है। अब देखिए, यहां जांच में पता चला है कि सब डिजिटल फ्रॉड था। बिना दुकान गए पुरानी फोटोज को फोटोशॉप करके दूसरी दुकानों की फोटो लगाकर लाइसेंस अप्रूव कर दिए गए। आखिर कैसे और क्यों? कौन बैठा है सिस्टम में जो इस तरह का काम कर रहा है? आप किसी ड्रग एजेंसी के सर्टिफिकेट को यूं ही दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एबॉट इंडिया, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, क्या उन्हें शक नहीं हुआ कि एक नई नवेली फर्म सैली ट्रेडर्स अचानक 89 लाख बोतलें क्यों खरीद रही है? आखिर किसी दुकानदार को इतनी बोतलों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस कंपनी को भी यह समझ में नहीं आया? कानून का पालन कहां था? जांच पड़ताल कहां थी? शुभम जायसवाल ने दुबई से एक वीडियो जारी किया। बड़ी ढिढई के साथ अकड़ में उसने कहा, मैंने सब कुछ नियम के हिसाब से किया है, मेरा कोटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने तय किया था। ये एटीट्यूड दिखाता है कि उसे सिस्टम की खामियों पर कितना भरोसा है। वो लूपहोल्स जानता है, उसे पता है कि कागजों पर वो क्लीन चिट है। असली गुनाहगार तो सिस्टम है जिसने उसे ये खामियां थाली में सजा कर दी। लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद सीन बदल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश साफ था, जीरो टॉलरेंस। जैसे माफिया के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है, वैसे ही इस केस में भी और हरकत शुरू हो गई। एसटीएफ, FSSAI और लोकल पुलिस ने मिलकर संयुक्त छापेमारी शुरू की। 40 जिले में 1166 लाइसेंस रद्द हुए, 31 लोग गिरफ्तार हुए। एक्स STF अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हो गया, सौरभ त्यागी मेरठ से गिरफ्तार हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट तुषार जो फर्जी बही खाते बनाता था वो भी पकड़ा गया। अब इसमें ईडी ने
एंट्री मारी है मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कि पैसा का कहीं हेर फेर तो नहीं हो रहा है। अब यह केस सिर्फ दवा का नहीं है, ब्लैक मनी का बन चुका है। पर इन सभी गिरफ्तारियों के बीच एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, बिहार का वो लड़का जो स्कूल छोड़कर सड़क किनारे ये सिरप पी रहा है, बांग्लादेश का वो मजदूर जो अपनी दिन भर की कमाई इस शीशी पर उड़ा रहा है। यूपी में शायद आधिकारिक तौर पर कोई मौत रिकॉर्ड ना हुई हो, लेकिन उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में हमने देखा है कि कप सिरप स्कैंडल ने कैसे बच्चों की जान ली। यह मौत ओवरडोज से हो रही है, धीरे धीरे लीवर डैमेज, किडनी फेलियर, दिमागी सुस्ती। कुल मिलाकर देखें तो ये सिंडिकेट एक पूरी पीढ़ी को अंदर से खोखला कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल अभी दुबई में बैठा है, राजनीतिक आकाओं के चेहरे अभी भी धुंधले हैं और 2027 के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में क्या धनंजय सिंह का नाम सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या वाकई दाल में कुछ काला है? क्या ईडी की जांच उन व्हाइट कॉलर लोगों तक पहुंच पाएगी जो इस धंधे के असली लाभार्थी हैं, जिनको असली फायदा पहुंच रहा है? अब इसका जवाब तो वक्त देगा। बाकी हर दिन मैं बाहुबली, गैंगस्टर और गैंगवार की ही कहानी सुनाता हूं। अभी पिछले दिनों मैंने पाकिस्तान के कराची के गैंगवार से जुड़े कई नामों की कहानी आपको सुनाई, लेकिन आज मैंने वो कहानी सुनाने के लिए चुना जिसका सीधा असर हमारे भविष्य पे पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस कहानी को देखेंगे, लेकिन मेरा फर्ज है कि उन गुनाहों की भी कहानी सुनाऊं, आप तक पहुंचाऊं, जिसमें कोई खून खराबा नहीं है, लेकिन उससे हमारे भविष्य पे बहुत ही असर पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। उम्मीद है कि आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे और हम प्रशासन और सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीज़ों के पीछे जो लोग हैं, असली गुनहगार हैं, वो पकड़े जाएं, जो अक्सर छूट जाते हैं। अगर ये कहानी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम होता है। अगर मेरी आप ये बात सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि अंत तक जो कहानी देखते हैं वो कहाँ से हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।